नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने 1892 का अधिनियम वहाँ तक अपना पढ़ लिया है। ठीक है, तो ताज का शासन यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था 1858 का अधिनियम, 1861 और 1892 का अधिनियम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि कल जो 2 दिन से वीडियो नहीं आई उनके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं, इसलिए 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी। लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो अभी आ जाए और एक अर्ली मॉर्निंग में सुबह आ जाएगी। ठीक है, तो जिससे क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, देखिए 3 क्वेश्चन तो हमारे इस हेडिंग में छिपे हुए हैं। कैसे? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को बोला जाता है, तो हमें याद रखना है 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसमें जो लॉर्ड मॉर्ले हैं वो कौन हैं? वो यहाँ पर हैं भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव। हमने 1858 का जब अधिनियम देखा था, उसमें हमने देखा था कि नए पद का सृजन किया गया जिसे बोला गया भारत सचिव, जो कि ब्रिटेन में रहकर अपना कार्य करता है। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय हमने एक परिषद भी बनाई थी। तो ये सब हम 1858 के अधिनियम में देख चुके हैं। तो अभी हमें केवल इतना समझना है कि जो लॉर्ड मार्ले हैं वो कौन है? भारत सचिव। ठीक है, और जो लॉर्ड मिंटो हैं वो कौन है यहाँ पर? वायसरॉय। क्योंकि यहाँ पर 1858 के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको एक नाम और क्या दिया गया था? भारत का वायसरॉय। तो वो कौन है यहाँ पर? लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मॉर्ले कौन है? भारत सचिव। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हैं। पहला पूछा जाएगा कि मार्लो मिंटो सुधार किस अधिनियम को बोला जाता है, तो याद रखना 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 के भारत शासन अधिनियम में, या फिर ये वो पूछा जाए कि मार्ले मिंटो सुधार में जो लॉर्ड मॉर्ले हैं उनका पद क्या था, तो याद रखना भारत सचिव का और मिंटो का वायसराय का। ठीक है, हमेशा याद रखना जो पहला नाम है वो भारत सचिव है, जो दूसरा नाम है वो वायसराय है। क्योंकि जब हम 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे उसमें भी 2 नाम आएंगे, मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड। तो उसमें जो लॉर्ड मोंटेग्यू हैं वो कौन है? भारत सचिव रहेंगे, और जो चेम्सफोर्ड हैं वो कौन रहेंगे? वायसरॉय। तो हमेशा याद रखना कि पहला नाम भारत सचिव और दूसरा नाम वायसरॉय। ठीक है, और कैसे याद रखेंगे हम इनको कि जो छोटा नाम है मार्ले मिंटो छोटा नाम है तो ये पहले आएगा, यानी 1919 का अधिनियम, और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड बड़ा नाम है तो बाद में आएगा, यानी 1919 का अधिनियम। ठीक है, तो हम जब अभी पढ़ेंगे 1919 का उसमें और इसको विस्तार से देखेंगे। अब इसके जो प्रावधान हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया है कि सर अरुडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 में पारित, यानी कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है वो कब पारित किया गया? फरवरी 1909 में। पारित कौन कर रहा है? हम अभी तक जितने भी अधिनियम हमने पढ़े हैं वो सभी कहाँ से पारित हुए हैं? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित हुए हैं, यानी ब्रिटेन में। लेकिन इस अधिनियम को पारित करने में एक समिति की जो रिपोर्ट थी उसको आधार बनाया गया, और उस समिति का नाम था सर अरुडेल समिति। यानी जो सर अरुडेल हैं वो इस समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। इसलिए इस समिति को क्या बोला गया कि सर अरुडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, जब ये समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि भारत में किस प्रकार के सुधार, किस प्रकार के प्रशासनिक सुधार या कौन सी व्यवस्थाएं, कौन से कानून लागू होने चाहिए, तो उस आधार पर ये फिर अधिनियम पारित किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 का। ठीक है, तो इस समिति को याद रखेंगे हम, किस समिति की रिपोर्ट पर बना है? सर अरुडेल समिति की रिपोर्ट पर। अगला है कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी। देखिए, हमने पहले भी देखा था कि 1858 में ही प्रावधान स्टार्ट हो गए थे थोड़े थोड़े सदस्य बढ़ाने को लेकर, और इसी प्रकार हमने 1861 का जब भारत शासन अधिनियम देखा था उसमें हमने ये देखा था कि 3 सदस्यों को जो वायसरॉय हैं, भारत के वायसरॉय, उन्होंने नामित भी किया था। किसमें? जो विधान परिषद है उसमें। कैसे?
गैर सरकारी सदस्य के रूप में। तो ये सब हमने कब देखा था? 1861 के अधिनियम में। अब इसी प्रकार जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें सदस्यों की ये संख्या बढ़ाकर अब कितनी कर दी? 60। पहले इससे कम थी, पहले शायद 16 के समथिंग थी, लेकिन अब कितनी कर दी है? 60, यानी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। तो इसमें कौन से सदस्य बढ़ाए गए हैं? देखिए, इसमें दोनों प्रकार के सदस्य बढ़ाए गए हैं, यानी सरकारी सदस्य भी बढ़ाए गए हैं और गैर सरकारी सदस्य भी इसमें बढ़ाए गए हैं। सरकारी सदस्य कौन होते हैं? सरकारी सदस्य होते हैं जो ब्रिटेन के हैं और जो गवर्नर जनरल है यानी वायसरॉय है उसकी परिषद के जो सदस्य हैं जो नीति निर्माण करते हैं वो सभी सरकारी सदस्य कहलाते हैं। गैर सरकारी सदस्य में कौन है? गैर सरकारी सदस्य में वे सदस्य आते हैं जो या तो ब्रिटेन के नहीं हैं यानी भारतीय है, या फिर ब्रिटेन के तो हैं लेकिन उनका नीति निर्माण में कोई अधिक महत्व नहीं है, यानी कि उनको वोटिंग राइट नहीं है जो भी कोई विधान बन रहा है उसके लिए। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के सदस्य हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 60 है, यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही। ठीक है, तो ये संख्या कर दी गई। अगला है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। देखिए, इसमें मैं जब एक बार पढ़ा रहा था ऐसे ही, तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और जो आरक्षण है, जो सीट रिजर्व होती है, उसमें अंतर क्या है? दोनों क्या एक ही हैं? तो मैं आपको बता दूं दोनों एक ही नहीं हैं। क्यों? देखिए, पहले मैं आपको रिजर्वेशन वाला समझाऊं। मान लीजिए कोई सीट रिजर्व है, मान लीजिए एक सीट ये रिजर्व है, किसके लिए? मान लेते हैं एससी के लिए रिजर्व है। तो इसमें क्या होगा कि इस सीट पर जो प्रतिनिधि होगा वो एससी समुदाय से होगा, लेकिन जो वोटिंग होगी यानी जितने भी लोग वोट देंगे वो सभी समुदाय के लोग वोट देंगे, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ठीक है, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सभी समुदाय के लोग इसको वोट करेंगे, लेकिन जो प्रतिनिधि है वो इसी समुदाय से होगा। ये होता है रिजर्वेशन। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। अब पृथक निर्वाचन इससे अलग क्यों है कि मान लीजिए यहाँ पर एक सीट है और इस पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू है, तो इसका मतलब होगा कि जो प्रतिनिधि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अभी किसके लिए की गई है व्यवस्था? मुस्लिम समुदाय के लिए। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधि जो यहाँ पर चुनाव लड़ेगा वो कौन होगा? मुस्लिम होगा। ठीक है, इसको जो वोट देने वाले व्यक्ति होंगे वो भी सभी कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। यानी जो हिंदू वर्ग है वो इस व्यक्ति के लिए वोटिंग नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था है और जो रिजर्वेशन वाली सिस्टम है, दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग होते हैं। क्योंकि रिजर्वेशन में तो प्रतिनिधि केवल उस जो रिजर्व सीट है उस समुदाय से होता है, लेकिन वोट सभी लोग देते हैं। और जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था उसमें प्रतिनिधि भी उसी समुदाय से होगा और वोट भी उसको उसी समुदाय के लोग देंगे। ठीक है, ये दोनों व्यवस्था अलग अलग होती हैं। यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बने 1947 में, तो उसकी नींव पड़ना यहाँ से स्टार्ट हो गई। बिल्कुल, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से मुस्लिम समुदायों के लिए जब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी तो अब उनके प्रतिनिधि अलग हो गए, वोट अलग करने लगे। तो यहाँ से एक नई व्यवस्था में देखने को मिल रही है कि जो मुस्लिम हैं वो अपने हितों के लिए अपने तरीके से कानून बनाएंगे, लेकिन जो हिंदू वर्ग है वो अपने हितों के लिए अपने तरीके से कानून बनाएगा। तो इन दोनों में हमें पार्टीशन देखने को मिल रहा है और यही आगे चलकर भारत के विभाजन का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो बहुत बड़ा कारण भारत के विभाजन में यहाँ से रहा, जो निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट की गई थी 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला क्या है कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखिए, हमने जब पिछले अधिनियम देखे तो उनमें देखा था कि जो सदस्य हैं, केंद्रीय विधान परिषद हो या फिर प्रांतीय विधान परिषद हो, उसमें से जो सरकारी सदस्य हैं जो नीति निर्माण कर रहे हैं उनको तो सभी अधिकार हैं, लेकिन जो गैर सरकारी सदस्य हैं या फिर जिनको केवल नॉमिनेट करके लाए गए हैं उनको बहुत से अधिकार नहीं थे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उनको कुछ अधिकार 1892 के अधिनियम द्वारा दिए गए। कैसे दिए गए? जैसे उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था कि वो प्रश्न पूछ सकते हैं 6 दिन पूर्व सूचना देकर,
या फिर उनको एक अधिकार और दिया गया था, वो बजट पर थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें उनको अधिकार और बढ़ा दिए गए, यानी अधिकारों को अब यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं कि पहला बोला गया है कि बजट की विवेचना करने का अधिकार, यानी जो बजट आएगा अब ये लोग बता सकते हैं कि इस बजट में ये कमी है, यहाँ तक सही है, इस नियम के लिए इतने पैसों की व्यवस्था ठीक है, इसके लिए इतने अधिक हैं या कम हैं। इस प्रकार से संपूर्ण बजट जो आएगा उसकी विवेचना कर सकते हैं जो गैर सरकारी सदस्य हैं, जिनको पहले ये अधिकार नहीं था, लेकिन अब इनको अधिकार दे दिया कि बजट की आप विवेचना कर सकते हो। दूसरा है लोकहित के विषयों पर चर्चा करने। देखिए, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने के से मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अभी जैसे हम जिस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, किससे, वुहान वायरस से, ठीक है। जैसे हम वुहान वायरस की जो पेंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है उससे जब गुजर रहे हैं, इसका जब पहला केस आया था वो चाइना में आया, उसके बाद जैसे जैसे केस बढ़ने लगे, लेकिन चाइना ने ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी, ना तो WHO को दी ना हमें दी। अब किसी व्यक्ति को ये बात पता लग जाती है कि जो वुहान वायरस है वो पहली बात तो एक जूनोटिक डिसीज़ है, यानी ये जो एनिमल्स हैं उनसे किस में फैलता है, ह्यूमन में। और दूसरी बात ये पता लग जाती है कि ये जो वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड भी होता है। अब ये जो है वो किसका है, जो मुद्दा बन गया वो बन गया पब्लिक हेल्थ का, ठीक है। अब पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है, ये बात किसी एक व्यक्ति को पता लग जाती है, और वो जिस व्यक्ति को पता लगती है ये बात, वो मान लीजिए गैर सरकारी सदस्य है। अभी हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं जो विधान परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्य है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, या अब जिनकी सभा चल रही है या सत्र चल रहा है, विधान परिषद का सत्र चल रहा है, उसमें इस व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है अब कि यदि कोई लोकहित का विषय है तो उस पर ये चर्चा कर सकता है, जबकि पहले ये अधिकार नहीं था। पहले चाहे पब्लिक हेल्थ का विषय हो, लोकहित का विषय हो, कोई सा भी विषय हो, ये व्यक्ति चर्चा नहीं कर सकता था। लेकिन अब इसको ये अधिकार दिया गया है कि यदि कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो आप बीच में भी सत्र में चर्चा कर सकते हो। तो ये अधिकार अब इसको दे दिया गया है, ठीक है। अगला है अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। देखिए, पिछले वाले में हमने क्या डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि इनको प्रश्न पूछने का अधिकार तो दे दिया गया 6 दिन की पूर्व सूचना से थी, लेकिन अनुपूरक प्रश्न यानी क्रॉस क्वेश्चन की अनुमति अभी नहीं दी कि यदि इन्होंने जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उन्होंने उत्तर दे दिया है, इन लोगों ने कोई प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मंत्रिपरिषद के या विधान परिषद के जो सरकारी सदस्य हैं उन्होंने दे दिया, लेकिन इन लोगों के पास अब अधिकार नहीं है कि उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लें कि ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा दें उस पर दोबारा। ऐसा इनके पास अधिकार नहीं था, लेकिन अब इनको अधिकार दे दिया कि आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इन सरकारी सदस्य जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है उससे पूछा कि आपने जो 1000 रुपये हैं वो कहाँ पर खर्च किए, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो इसने जवाब दिया कि यहाँ पर जो मान लीजिए बंगाल में मान लेते हैं कि बंगाल में एक विश्वविद्यालय है, उसके लिए कोई इंफ्रा डेवलप करने में ये खर्चे हो गए, ठीक है। अब यदि ये पहले वाली सिचुएशन होती तो यहीं पर इनको ये बात मानना पड़ती गैर सरकारी सदस्यों को, हाँ ठीक है हुआ होगा। लेकिन अब अनुपूरक प्रश्न पूछने की जो अधिकार मिला है तो इससे अब दोबारा पूछ सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय में आपने जो इंफ्रा डेवलप किया उसमें क्या किया था, क्या कोई टेबल फर्नीचर लाए थे या फिर टीचरों को भर्ती किया था, मतलब क्या ऐसे ही कार्य किए जिस पर ये पैसे खर्च हुए। तो इस प्रकार से क्रॉस क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं। अभी भी इनको देखो बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया है, यहाँ पर बजट की विवेचना कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अभी भी ये वोट नहीं दे सकते बजट पर कि बजट जो है वो पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका अधिकार अभी इनको नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या प्रावधान है। अगला प्रावधान है कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत किंतु प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति। देखिए, अभी हमने देखा था केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 60 कर दी। तो इसका मतलब हुआ अभी ये लोग बोल रहे हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत ही रहेगा, यानी गैर सरकारी सदस्य अधिक नहीं हो सकते, बहुमत में नहीं आ सकते। बहुमत का मतलब यहाँ पर है कि यदि 60 सदस्य हैं तो 31 लोग जो हैं वो बहुमत में हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि सरकारी बहुमत रहेगा, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो 29 से अधिक नहीं हो सकते। यदि ये 29 से अधिक हो गए
तो इसका मतलब जो है कि गैर सरकारी सदस्य बहुमत में आ जाएंगे, इसकी अनुमति अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में बोला गया है कि आप गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत हो सकता है। देखिए, प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य कितने हमें नहीं पता, क्योंकि 11 प्रांत हैं और सबके हम अभी ये इतना तो याद करेंगे नहीं कि किस प्रांत में कितने सदस्य थे, किस प्रांत की विधान परिषद में कितने सदस्य थे। तो 11 प्रांतों की अलग अलग सदस्य संख्या थी विधान परिषदों की, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है। लेकिन मान लेते हैं कि किसी विधान परिषद में 20 सदस्य हैं, ऐसा मान लेते हैं कि किसी प्रांत की विधान परिषद में 20 सदस्य हैं, तो इसमें ये अनुमति दे दी, यहाँ पर बहुमत क्या होगा 11 का। तो इसमें ये अनुमति दे दी कि आप यदि गैर सरकारी सदस्य हैं वो 11 भी हो सकते हैं, 11 से अधिक भी हो सकते हैं, यानी गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो सकता है प्रांतीय विधान परिषदों में, लेकिन केंद्रीय में नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है भारत सचिव की परिषद तथा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को शामिल किया। देखिए, भारत सचिव की परिषद हमने कब बनाई थी 1858 के द्वारा, कितने सदस्य थी 15 सदस्य। भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद कितने सदस्य है, एक गवर्नर जनरल है और 4 सदस्य हैं इसकी कार्यकारी परिषद में। अब गवर्नर जनरल की जब मैं कार्यकारी परिषद बोल रहा हूँ तो उसकी संख्या केवल 1+4 है। ठीक है, लेकिन यदि मैं बोलूं कि गवर्नर जनरल की विधान परिषद या फिर केंद्रीय विधान परिषद, तब हम इसमें ऐड करते हैं 5 सदस्यों को तो करते हैं, गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य प्लस जो अन्य सदस्य हैं उनको ऐड करके हम विधान परिषद बोलते हैं। ठीक है, जब हमने 1861 के द्वारा 3 लोगों को, 3 गैर सरकारी सदस्यों को इसमें जोड़ा था, तब वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नहीं जोड़ा था, वो किस में जोड़ा था, जो वायसरॉय थे उन्होंने जो विधान परिषद है उसमें नियुक्त किया था, उनको नामित किया था। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि 1861 में हमने भारतीयों को ऐड तो कर लिया था 3 लोगों को, तो फिर अभी ये क्यों बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम किया है। देखिए, मैं फिर से बता दूं कि उस समय विधान परिषद में किया था, यानी विधान परिषद अधिक सदस्य थी। अब सर्वप्रथम किस में कर रहे हैं, कार्यकारी परिषद में कर रहे हैं, जो कि 1+4 है। ठीक है, और ये क्या है, भारत सचिव वाली 1+15, तो याद रखना। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जो भारत सचिव की परिषद है उसमें किस किस को किया था, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, तो इन 2 लोगों को किस में किया है, भारत सचिव की परिषद में शामिल किया है। और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैं उन्हें वायसरॉय की परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल किया है। ठीक है, तो ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो आप इनको याद रखना। ठीक है, अब अगला है हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, जब हमने 1909 का भारत शासन अधिनियम स्टार्ट किया, उसी समय मैंने बता दिया कब कि 3 क्वेश्चन इसकी हेडिंग में ही छुपे हुए होते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है वो किस अधिनियम को बोलते हैं, तो याद रखना 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू कौन है यहाँ पर, तो वही भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन है, वायसरॉय। ठीक है, मैंने 1909 में भी बताया था कि जो पहले हैं, चाहे पहला नाम किसी का भी हो, वो कौन रहेगा हमेशा, भारत सचिव। जैसे मॉर्ले मिंटो में मॉर्ले कौन थे, भारत सचिव, मिंटो कौन थे, वायसरॉय। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में मॉन्टेग्यू कौन है, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन है, वायसरॉय। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि नाम छोटा यानी पहले आएगा, मॉर्ले मिंटो नाम छोटा है, कब आएगा, 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम बड़ा है, कब आएगा, बाद में, यानी 1919 में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले भारत सचिव, मिंटो वायसरॉय। 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसरॉय। ठीक है, इसके प्रावधान देखते हैं। प्रावधान है कि परिभाषित करने के लिए उद्देश्य का प्रस्ताव की व्यवस्था की गई। देखिए, आज हम जब भारत का संविधान पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, भारत की जो संविधान है उसकी उद्देश्य का यानी प्रस्तावना। उसमें लिखा है हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि उद्देश्य का प्रस्ताव का जो विचार है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही आ गया था। हालांकि हमने जो भारत के संविधान के उद्देश्य का है वो कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, जब हम भारत के संविधान के स्रोत पढ़ेंगे उसमें उसको जानेंगे।
कि प्रस्तावना कहाँ से ली है, उसकी भाषा कहाँ से ली है, भाषा ऑस्ट्रेलिया की, ये सब जो प्रस्तावना है वो अमेरिका की, इस प्रकार की बातें हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी क्या देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की जो विचारधारा है वो तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम उसमें ही आ गई थी, उद्देश्य का प्रस्ताव वाली। और उद्देश्य का प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य का प्रस्ताव का मतलब होता है कि जो भी कानून, जो भी नियम, जो भी अधिनियम जो बनाया गया है उसका यहाँ पर उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो उसके जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है जो हमें जानना ज़रूरी है कि इसका उद्देश्य क्या है, या फिर इसका आगे क्या विचार है, क्या यूज़ है, इसकी जो दर्शन है वो क्या है अधिनियम का, उसको जानने के लिए उद्देश्य का प्रस्ताव जोड़ी जाती है। इसलिए हम हमेशा भारत की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का दर्शन बोलते हैं, ठीक है। हमें उससे संविधान के उद्देश्यों के बारे में पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक उसी प्रकार जो भारत शासन अधिनियम 1919 का आया है उसका उद्देश्य क्या है, इसके लिए उद्देश्य का प्रस्ताव की व्यवस्था की गई, ठीक है। दूसरा है केंद्र एवं प्रांतों के मध्य कार्यों का पहली बार विभाजन। देखिए, अभी हम भारत का संविधान जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम एक 7th शेड्यूल देखेंगे, 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में हम देख पाएंगे कि जो विषय हैं कानून बनाने के लिए उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, संघ के विषय, राज्य के विषय और समवर्ती सूची के विषय, यानी जिन पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। संघ के विषयों पर केवल संघ यानी केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य के विषयों पर राज्य कानून बनाएंगे यानी राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा, और जो समवर्ती सूची के विषय हैं उन पर केंद्र सरकार जो हमारी संसद है वो भी कानून बना सकती है और राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है। तो ये कहाँ पर है? 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की। उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो नींव पढ़ना स्टार्ट हुई वो कहाँ से हो गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम से, क्योंकि पहली बार यहाँ पर कार्यों को विभाजित कर दिया है केंद्र और प्रांतों के मध्य, कि केंद्र के ये वाले कार्य रहेंगे और प्रांत के ये वाले रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 सूचियाँ बना दी, इनमें केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय करके, ठीक है। अगला है प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन यानी आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय। देखिए, यहाँ पर द्वैध शासन का मतलब है, यहाँ पर देखिए पहले तो ये याद रखना है कि स्टार्ट कहाँ पर किया गया, केंद्र में किया गया है या प्रांतों में। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा तो किया गया है प्रांतों में, और 1935 का जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से देखेंगे केंद्र में। तो इसको याद रखना। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन। अब द्वैध शासन क्या होता है कि जो विषय हैं, एक तो यहाँ पर विषय बांट दिए कि प्रांतीय विषय क्या होंगे और केंद्रीय विषय क्या होंगे। जब हम बात कर रहे हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन आ गया तो जो प्रांतीय विषय हैं उनको भी अब 2 भागों में बांट दिया, एक आरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय, ठीक है। अब इनमें से हम देखते हैं कि आरक्षित विषय कौन से हैं और हस्तांतरित विषय कौन से हैं। देखिए, आरक्षित विषय जितने भी महत्वपूर्ण कानून बनाने होते हैं, जो भी मुख्य कानून होते हैं, वो सब आरक्षित विषय में रख दिए इन्होंने। कैसे? जैसे वित्त से संबंधित हो गए, न्याय से संबंधित हो गए, पुलिस से संबंधित हो गए, जलमार्ग, सिंचाई, बिजली, गैस, इस प्रकार से औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं, ये सभी विषय जो महत्वपूर्ण थे वो सब रख दिए आरक्षित विषयों में। और हस्तांतरित में कौन से रखे? हस्तांतरित में रखे जिनको लोक कल्याणकारी विषय, जैसे शिक्षा, पुस्तकालय, या फिर धार्मिक कार्यक्रम, मनोरंजन, ठीक है, या फिर सार्वजनिक निर्माण, इस प्रकार के कार्य रखे हस्तांतरित में। यानी हस्तांतरित विषय में वो कानून थे जिनमें सरकार को स्टेट जो लोग हैं लोक कल्याणकारी कार्य करने होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक, मनोरंजन, इस प्रकार के। और आरक्षित में वो रखे जो लोक कल्याणकारी कार्य नहीं है बल्कि उन पर नियंत्रण लगाने वाले कार्य हैं, चाहे वो वित्त पर हो, भूमि पर हो, जलमार्ग पर हो, या फिर बंदरगाहों पर हो, ठीक है, समाचार पत्रों पर हो, बिजली पर हो, इस प्रकार के जिनसे इनको रेवेन्यू प्राप्त होता है। यहाँ पर रेवेन्यू इनको देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर इनको प्राप्त होगा, ठीक है। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब इनको लीड कैसे किया जाता था? देखिए, आरक्षित विषय को लीड किया जाता था कि जो गवर्नर जनरल थे और उनकी कार्यकारी परिषद के द्वारा। यानी आरक्षित विषय पर अभी भी कानून बनाने का अधिकार अब किसको है? जो गवर्नर जनरल है उनको और उनकी कार्यकारी परिषद को। अब क्वेश्चन आएगा कि गवर्नर जनरल तो केंद्र में है और व्यवस्था शुरू की गई है प्रांतों में। तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नर जनरल केंद्र वाले हैं वो तो केंद्र में अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रांतों में भी तो गवर्नर हैं।
और उनकी भी तो कार्यकारी परिषद है। तो उसी प्रकार जो आरक्षित विषय हैं वो प्रांतों के गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद देखेगी, जबकि हस्तांतरित विषय को कौन देखेगा? जो प्रांत की विधान परिषदें हैं वो देखेंगी। ठीक है, तो जो केंद्र का गवर्नर जनरल है उससे प्रांत के गवर्नर जनरल को कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों जगह अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जैसे हम वर्तमान में देख पाते हैं कि केंद्र में भारत के राष्ट्रपति हैं और राज्यों में राज्यपाल होते हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर प्रांतों में भी गवर्नर जनरल हैं और उनकी परिषद है, वो क्या देखेगी? आरक्षित विषय देखेगी। और हस्तांतरित विषय को कौन देखेगा? गवर्नर जनरल के साथ साथ उनकी जो पूरी विधान परिषद है केंद्र प्रांत की वो देखेगी। ठीक है, अगला है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया। अब देखिए, द्विसदनीय विधानमंडल बोलें तो द्वैध शासन से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। द्वैध शासन में क्या हुआ कि दो लोग शासन कर रहे हैं। एक तो गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ कर रहा है आरक्षित विषयों में, और गवर्नर जनरल किसके साथ? प्रांतीय विधान परिषद के साथ कर रहा है हस्तांतरित विषयों में। ठीक है, तो दो लोग शासन कर रहे हैं, इसलिए द्वैध शासन है। यहाँ पर केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, 2 सदन बनाए गए हैं। यानी अब कानून जो पारित होगा वो 2 सदन से मिलकर जो विधानमंडल बना है उनके द्वारा पारित होगा। जैसे हम वर्तमान में देख पा रहे हैं हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन हैं। तो उसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि पहला तो बनाएगा राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन बोला गया है, जिसे हम बोल सकते हैं हमारी जो वर्तमान राज्यसभा है उसी प्रकार की व्यवस्था। और जो दूसरा बनाएगा विधानसभा, जो निम्न सदन है यहाँ पर, और जो वर्तमान में हम किसे बोल सकते हैं? जो हमारी लोकसभा है उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो संसद का जो फॉर्मूला है, जो वर्तमान कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो राज्य परिषद हम वर्तमान राज्यसभा से देख सकते हैं जो कि उच्च सदन था, और विधानसभा को हम वर्तमान लोकसभा से देख सकते हैं जो कि निम्न सदन था। ठीक है, इस जैसे वर्तमान में लोकसभा में अधिक सदस्य हैं, राज्यसभा में कम है, ठीक उसी प्रकार जो उच्च सदन है राज्य परिषद, उसमें भी कम सदस्य थे और विधानसभा में अधिक सदस्य थे। ठीक है, अगला है सांप्रदायिक आधार पर सिक्कों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। देखिए 1909 के द्वारा क्या किया गया था? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की थी। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। ठीक है, अलग से। अब इसमें और इसको एक्सपेंड कर दिया और बढ़ा दिया इसका क्षेत्राधिकार। किसके लिए कर दिया? सिक्कों के लिए और ईसाइयों के लिए। ठीक है, तो ईसाइयों के लिए भी यहाँ पर और सिक्कों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। अगला है संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। देखिए यहाँ पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार से मतलब है कि केवल एक सीमा बना दी गई कि इस सीमा से बाहर के लोग ही क्या मत का प्रयोग अपने कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से आधार पर? संपत्ति के आधार पर एक बना दिया गया कोई भी विधान। मान लेते हैं कि किसी ने बना दिया कि किसी के पास यदि कोई भी संख्या ले लेते हम कि 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ एक संख्या है। यदि 100 करोड़ रुपए तक का कोई संपत्ति अपने पास रखे हुए है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? मत अपना दे सकता है, यानी वोट डाल सकता है। ये केवल मैंने एज्यूम की है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि जो संपत्ति थी उसकी वैल्यू कितनी रखी गई, किस आधार पर ये दिया गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि संपत्ति के आधार पर यदि मताधिकार दिया गया है तो इसका मतलब कोई उन्होंने वैल्यू रखी होगी कि इतनी संपत्ति जिसके पास है वो मत का प्रयोग कर सकता है। ठीक उसी प्रकार ये कर की व्यवस्था है, ये कर का भी रख दिया होगा कि कोई व्यक्ति यदि 1000 रुपये महीने, मान लेते हैं, ये भी एक केवल मानी हुई राशि है, इनके एग्जैक्ट वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इन्होंने प्रावधान किया होगा कि कोई व्यक्ति यदि 1000 रुपये प्रति महीने कर देता है, टैक्स देता है, तो वो मत का प्रयोग कर सकता है। जैसे ही शिक्षा में मान लेते हैं इन्होंने रखा हो एक कोई व्यक्ति यदि 12th पास आउट है तो वो क्या कर सकता है? अपने मत का प्रयोग कर सकता है। तो शिक्षा को आधार बनाया, टैक्स को आधार बनाया, और जो संपत्ति है, असेट्स हैं जिस व्यक्ति के पास, उसको आधार बनाया। तो इस प्रकार से 3 चीज़ों को आधार बनाकर सीमित संख्या में लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर बोला गया है पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। देखिए जब हम बात कर रहे हैं पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार, तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये नहीं बोला गया कि महिलाएं मत देंगी। तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया? हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा भी तो होगा कि मान लीजिए किसी महिला के पास
जितना इन्होंने संपत्ति की एक सीमा रखी कि इतनी संपत्ति किसी के पास है तो उससे अधिक वाले क्या मत दे सकते हैं। तो कोई महिला ऐसी होगी जिसके पास इस सीमा से अधिक संपत्ति होगी तो वो मत दे सकती है, अपना वोट दे सकती है। हो सकता है टैक्स के बारे में कोई महिला जितना उन्होंने टैक्स की सीमा रखी उससे अधिक टैक्स पे करती हो तो वो भी वोट दे सकती है। या फिर शिक्षा का आधार रखा हो तो हो सकता है जितना शिक्षा का आधार रखा वो महिला उतनी शिक्षित हो तो वो भी वोट दे सकती है। तो यहाँ पर जो महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया वो अलग से स्पष्ट रूप में नहीं दिया गया, बल्कि वो इन आधारों पर दिया गया है। यदि कोई महिला यदि जो सीमा उन्होंने संपत्ति के लिए रखी है उससे अधिक उस पर संपत्ति है तो वो वोट दे सकती है, जितना अधिक कर देती है वो वोट दे सकती है, या फिर वो इतनी शिक्षित है तो वो भी वोट दे सकती है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार यहाँ पर मिल जाता है। अगला है लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। देखिए उच्चायुक्त कौन होते हैं? जो एम्बेसडर होते हैं, दूसरे जो नेशन होते हैं उनमें हम अपना एम्बेसडर भेजते हैं या फिर जिनको बोलते हैं हाई कमिश्नर, उसके कार्यालय का सृजन किया गया है। अभी जो भारत सचिव है, ठीक है, वो भी कहाँ पर बैठकर कार्य कर रहा है? भारत के लिए लंदन में बैठकर कार्य कर रहा है, और लंदन में ही भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय यहाँ पर बना दिया गया है। यानी कोई व्यक्ति अब भारत से जाकर लंदन में एक एम्बेसडर या हाई कमिश्नर का कार्य करेगा। इनका कार्य क्या होता है? सिंपल कार्य होता है कि जैसे लंदन में कोई भारतीय रह रहे हैं, ठीक है, इनको किसी प्रकार की समस्या है तो ये इससे जो उच्चायुक्त हैं, जैसे भारत के उच्चायुक्त अब लंदन, ठीक है, अमेरिका, सब जगह हैं, तो वहाँ पर वो शिकायत अपनी कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की उनको कोई सहायता चाहिए भारतीयों को तो यहाँ पर अपनी जो पिटीशन है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी सहायता करना, और जो हमारी मिनिस्ट्री होती है फॉरेन अफेयर्स वाली, तो उसके साथ कोलैबोरेट करके और भी जो हमारी विदेशी नीतियाँ होती हैं उनके संबंध में विचार अपने रखते हैं। तो उच्चायुक्त का ये कार्य होता है। इसका कार्यालय का सृजन हमने किसके द्वारा किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला है केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। इसमें कुछ नहीं है, बजट अलग अलग कर दिए, यानी अब राज्यों से बोला गया कि आप अपना देखो, हम अपना देखते हैं। तो राज्य अब अपना बजट खुद से ला सकते हैं। यानी यहाँ से हम फिर से देख पा रहे हैं तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है, वो धीरे धीरे और बढ़ रहा है। ठीक है। अगला है सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना। यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप देख लें, स्थापना लिखा है ये, ठीक है, स्थापना। तो सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को इलाहाबाद में की गई। देखिए हमने देखा था कि जो 1853 का जो एक्ट आया था उसमें हम क्या देख पा रहे थे कि खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कर दिया था लोक सेवा में भर्ती के लिए। उसके लिए मैकॉले समिति बनाई थी जो कि परीक्षाओं को ले रही थी और उनकी भर्ती कर रही थी। लेकिन अब अभी तक तो मैकॉले समिति ये कार्य कर रही है, परीक्षाएं अभी भी कहाँ हो रही हैं? लंदन में हो रही हैं। लेकिन फिर इनको एक आवश्यकता महसूस हुई कि अब समिति कब तक कार्य करेगी, कोई एक आयोग या फिर कोई ऐसी एक स्वायत्त संस्था होना चाहिए जो इन परीक्षाओं को ले और भर्ती करे। तो इसके लिए एक लोक सेवा आयोग की इन्होंने स्थापना की। ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, और इसकी डेट याद रखना 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा यही लोक सेवा आयोग आज हम वर्तमान में देख पा रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग के रूप में, इसे हम यूपीएससी बोलते हैं। ठीक है। तो यूपीएससी जो है वो वर्तमान यूपीएससी वो यहीं से इसकी प्रारंभ होता है, तो ये याद रखना है। ठीक है। अगला है भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया। देखिए महालेखा परीक्षक का आज हमारे जो सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं? वो ऑडिटिंग करते हैं किसकी? जो केंद्रीय वित्त है उसकी, यानी जो सरकार का खर्चा है वो कहाँ पर कितना हुआ, किस खरीद फरोख्त में कितना खर्चा हुआ, इस सब की ऑडिटिंग वो करते हैं। तो भारत सचिव को ये अधिकार दिया कि भारत में वो एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर दें, यानी वो अब यहाँ पर ऑडिटिंग का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये ऑडिटिंग करेंगे ये कितना खर्चा कहाँ पर हो रहा है। अगला है 10 वर्ष पश्चात जांच हेतु वैधानिक आयोग का गठन। इसमें प्रावधान किया गया, जैसे 1919 में ये आया था, ठीक है, तो इसमें प्रावधान किया कि 10 वर्ष पश्चात एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो कि ये जांच करेगा कि जो हम 1919 का अधिनियम लाए हैं वो कितना सक्सेसफुल रहा, इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, कितना और हमें इसको अच्छा बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की जांच ये वैधानिक आयोग करेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो 1919 का अधिनियम है
वो अप्रूव हो गया था 1917 में, भारत में आया 1919 में और लागू हुआ 1921 में। ठीक है, लेकिन हम लागू कब से मानेंगे? हम तो 1919 से मानेंगे, क्योंकि 1919 में भारत आया है और 1919 से ठीक 10 वर्ष बाद यानी 1929 में इसके लिए एक वैधानिक आयोग का गठन भी होना है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1929 में होना था आयोग का गठन, लेकिन इन्होंने कब कर दिया? 1927 में ही, 2 वर्ष पहले, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, हम सभी जानते हैं। 7 सदस्यीय था, 7 सदस्य ब्रिटेन के थे, एक भी भारतीय नहीं था। और जांच किसकी करनी थी? भारत में जो कानून चल रहे हैं उनकी। तो यहाँ पर बोला गया कि आप ब्रिटेन में रह रहे हो और भारत के लोगों की समस्याओं को आप कैसे जान पाओगे? इसमें एक भी सदस्य आपने भारतीय नहीं लिया, सभी सदस्य ब्रिटेन के हैं। तो इसलिए इसका काफ़ी विरोध हुआ था और साइमन गो बैक के नारे यहाँ पर लगाए गए थे। तो यही वही आयोग है जिसकी व्यवस्था 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है उसमें की गई थी कि 10 वर्ष पश्चात आयोग बनाना था। लेकिन बन कब गया? वो जो बनाना था 1929 में, उससे 2 वर्ष पहले यानी 1927 में ही बन गया था। ठीक है, तो ये सब बातें थी 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित। आशा करता हूँ कि 1919 और 1909 दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारी एक वीडियो इस पर और रहेगी, जो है भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इन 2 के बाद हम एक MCQ सीरीज़ रखेंगे जिसमें हम 1858 से लेकर और 1947 तक के जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आने की संभावना है उन पर को डिस्कस करेंगे। 1953 तक के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो इसकी जो PDF है वो जैसे ही हमारा 1947 का अधिनियम समाप्त होगा उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 1919 से लेकर 1947 तक की पूरी PDF आपको एक साथ मिल जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो और बस पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।